हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है हमारा डे 12 का वीडियो और ये है क्लास 10th का आपका वीडियो है। ठीक है, तो रूटीन के अनुसार आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का दिन है। ठीक है, तो आज हम सामाजिक विज्ञान यानी उससे जो हमारे 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सामाजिक विज्ञान में यानी क्लास 10th में कौन कौन से बुक है और कौन कौन से बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तो ये है हमारा जो सामाजिक विज्ञान का बुक होता है, सामाजिक विज्ञान। पहले इसको डिफाइन करते हैं। ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये अब बट जाता है। 80 मार्क्स का हमारे एग्जाम पेपर में आएगा, यानी ये पेपर में पूछा जाता है पेपर में। और ये जो 20 मार्क्स होता है वो होता है हमारा स्कूल में, यानी प्रैक्टिकल के रूप में होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में होता है। तो 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स के पेपर हम बोर्ड के एग्जाम में यानी कि जहाँ सेंटर देता है वहाँ पे देते हैं, और ये स्कूल में 20 मार्क्स के आपके स्कूल से मिलते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब 80 मार्क्स की तैयारी हमें करना है। ये तो स्कूल से मिलता है, ठीक है, और ये 80 मार्क्स की अब हमें तैयारी करना है। तो 80 मार्क्स में अब सामाजिक विज्ञान में हम देखते हैं कि 4 किताबें हैं। कितना किताबें हैं? एक है इतिहास की, दूसरा है भूगोल की, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान की, राजनीतिक विज्ञान की, अगला है अर्थशास्त्र, चौथा क्या है हमारा? अर्थशास्त्र। अभी नया नया मतलब कुछ इसके पहले जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ था उसमें एक नया चैप्टर आया है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ये आपदा प्रबंधन जो बुक है ना, ये भूगोल के किताब में लास्ट साइड में दिया हुआ है, यानी कि अंतिम क्षणों में दिया है ये आपदा प्रबंधन। तो ये एक और बुक जुड़ गया है। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हमारा कितना है? ये 5 किताबें हो गई। एक इतिहास का, एक भूगोल का, और राजनीतिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, और आपदा प्रबंधन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि 80 मार्क्स तो पेपर में देने होते हैं, और पेपर इन्हीं में से आता है, इसी 5 बुक में से, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। तो अब देख लेते हैं कि इसमें से किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा इतिहास का है वो आता है हमारा 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 20 मार्क्स का इतिहास से क्वेश्चन आता है। और ये तो आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा 80 मार्क्स का होगा उसमें से 40 यानी 40 नंबर एक एक मार्क्स वाले टिक मारने वाले होंगे। ठीक है, तो सब में से 50 कर लीजिएगा, यानी 20 मार्क्स का इतिहास का आएगा तो 20 में से 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे? 10 नंबर के क्वेश्चन क्या रहेंगे? एक एक मार्क्स वाले होंगे, और 10 मार्क्स वाले में 2 नंबर 3 नंबर का जैसा होगा वह उस टाइप का होता है। ठीक है, भूगोल से भी हमारा 20 नंबर का पूछता है, पूरे 20 नंबर का। तो 20 नंबर में से 10 नंबर का किस में से पूछेगा? हमारा एक नंबरिया पूछेगा, मतलब टिक मारने वाला, और 10 नंबर का लिखने वाला। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों बुक से 17 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है। 17 मार्क्स का इसमें से भी आता है, 17 मार्क्स का इसमें से भी आता है। तो इसका भी आधा कर दीजिए, 17 का आधा मान लीजिए कि ये हमारा हुआ 8.5। तो 8.5 तो नहीं देगा, 8 या 9 नंबर का आपका जो रहेगा वो राजनीतिक विज्ञान के एक नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 8 या 9 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा लिखने वाला होगा। तो इतिहास से हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, भूगोल से भी 20 नंबर का, राजनीतिक विज्ञान से 17 और शास्त्र से 17। तो हमारा कितना हुआ? 80 मार्क्स का हम पेपर देने जाएंगे ना, तो 20 20 40, 17 17 34, तो हमारा कितना हो गया? 74। आपदा प्रबंधन से कुल हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 2-3 टॉपिक है इसमें भी, बाढ़, सूखा, भूकंप वगैरह ये सब बारे में। तो आपदा प्रबंधन से हमारा कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 6 मार्क्स का। तो ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपदा प्रबंधन से रहेगा। तो ये आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा कि इतिहास से 20 नंबर का आएगा। ये समझ लीजिए कि जिस सब्जेक्ट से जितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उससे आधा मार्क्स यानी 20 नंबर का इतिहास से आएगा तो 10 नंबर का सिर्फ टिक मारने वाला होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का 50% ऑब्जेक्टिव होता है, 50% सब्जेक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब टिक मारने वाला और सब्जेक्टिव का मतलब होता है लिखने वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आज हम भूगोल उठाते हैं। ठीक है, ये पढ़ना तो चारों है, और जो मेन टॉपिक होगा मैं उसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो भूगोल में हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको अगर आप लोग समझने के लिए और एग्जाम के व्यू से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को स्क्रीन पे मार के और इसको लिख लीजिए। फिर मैं बताता हूँ भूगोल की। तो सामाजिक विज्ञान में हम सबसे पहले भूगोल का यानी सिविक्स का स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का
और यहाँ पे हम भूगोल का, किस चीज़ का, भूगोल का स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा संसाधन का, किस चीज़ का है, संसाधन का, संसाधन का चैप्टर है, ठीक है। तो संसाधन के चैप्टर यानी कि ये जो संसाधन का जो हमारा पहला चैप्टर है उससे हमारा 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 3-4 मार्क्स के लिए काफ़ी उपयोगी है संसाधन चैप्टर। तो संसाधन चैप्टर को ठीक से ध्यान से और देखिए मैं आप लोगों को कैसे डिटेल से बताता हूँ। टॉपिक है हमारा संसाधन, ठीक है। तो संसाधन को डिवाइड करते हैं यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे आदमी है, चाहे कपड़ा है, जो कुर्सी है, कुछ भी ब्रेंच है, कुछ यानी कि XYZ कितना भी वस्तु है जो दुनिया में जो हमारे काम में आ जाती है उसे ही संसाधन कहते हैं। जो हमारे काम में आ जाएगी वो संसाधन होगा, जो हमारे काम में नहीं आएगी उसे क्या कहेंगे, संसाधन नहीं है, ठीक है। तो आजकल तो दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो संसाधन नहीं हो सकता है। तो संसाधन तो सारे वस्तुएं होंगे क्योंकि सब चीज़ का कोई ना कोई किसी न किसी के लिए वो तो जरूरी ही होता है। तो यानी कि जो भी वस्तु हमें हमारी इच्छा पूर्ति करता है यानी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ये देखिए, तो इसको संसाधन को थोड़ा डिटेल से मैं लिखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। तो देखियो कितना आसान भाषा में मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं, मतलब जितना भी वस्तु है धरती पे, मतलब जितना पाया जाता है वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं यानी कि हमारी आवश्यकता को अगर उस वस्तु ने पूरा कर दिया तो हम उसको कहेंगे संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि एक कलम एक संसाधन है, कोई पूछेगा कलम एक संसाधन है तो कहेंगे हाँ, क्योंकि हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है यानी हम लिखने के काम में आ जाता है। तो ये बल्ब क्या हुआ, हमारे संसाधन हुआ, तो हाँ वो लाइट जलाने में यानी हमें किसी वस्तु को देखने में वो हमें क्या करता है, सहायता करता है यानी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो बल्ब भी एक क्या होगा, संसाधन होगा। किताब हमें पढ़ने में हमारी पढ़ना आवश्यकता है और उस आवश्यकता का पूर्ति करता है किताब, तो किताब भी एक क्या हुआ, संसाधन। अब एक आता है यहाँ पे मानव मतलब हम लोग जो है आदमी, यानी आदमी एक संसाधन है यानी मानव एक संसाधन है। तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि आदमी भी एक दूसरे के काम आता है। मान लीजिए कि कोई और आदमी यहाँ पे बैठा है, मैं बोलूँगा कि ये लाइट हटा दो तो उसने लाइट हटा दिया यानी हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर दिया उसने, तो वो आदमी भी क्या हो जाएगा, संसाधन। तो इसलिए मानव भी एक संसाधन होता है। तो संसाधन को बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे देखेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन। तो ये ऐसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ऐसे भाषा में लिखिएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो संसाधन का मतलब कि जो हमारी आवश्यकता का पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन। कोई भी वस्तु संसाधन हो सकती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब आते हैं इसके थोड़े प्रकार के बारे में पढ़ने। यहाँ पे ये संसाधन हमारा 2 तरीके का हो जाएगा, संसाधन 2 तरीके का हो जाएगा। एक प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा हमारा, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हो जाएगा मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। अब ये देखिए, कोई वस्तु ये होता है जो हमारा कि भगवान ने बनाया है यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जिसे भगवान ने बनाया जिस वस्तु को, तो ये मान लीजिए कि ये कलम लिखने के लिए तो इसका आविष्कार आदमी ने किया है, तो ये हमारा हो जाएगा मानवीय संसाधन। क्या हो जाएगा, मानवीय संसाधन। जैसे पेड़ पौधा भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं इसलिए संसाधन है, लेकिन पेड़ पौधा कौन से संसाधन होंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल को भगवान ने बनाया यानी प्रकृति ने बनाया, तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। ये कुर्सी तो भगवान ने नहीं बनाया था यानी आदमी ने बनाया था, तो कुर्सी हमारा कौन सा संसाधन हो जाएगा, मानवीय संसाधन। लेकिन वो जो कुर्सी जिस लकड़ी का बना है वो लकड़ी पेड़ से बना है, तो पेड़ कौन सा संसाधन हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो जिस संसाधन को भगवान ने यानी प्रकृति ने बनाया यानी प्रकृति में जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और जिस
जिस संसाधन को मानव ने बनाया, यानी उसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन। जैसे कपड़ा वगैरह ये सब हो गया, तो कपड़ा को किसने बनाया, आदमी ने बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मानवीय संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे, जिसको भगवान ने बनाया, यानी जिसको प्रकृति ने बनाया, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कोई पूछेगा पर्वत कौन सा संसाधन है, तो पर्वत को तो हम लोग बनाए नहीं, तो पर्वत कौन सा संसाधन हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संसाधन, यानी भगवान ने उसको बनाया, तो प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा हमारा जल हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, वन्य जीव हो गए, चाहे हम लोग स्वयं, मानव क्या होता है, एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, यानी जो जिसको भगवान ने बनाया उसको क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, है जिसको आदमी ने बनाया मानवीय संसाधन। तो ये दोनों संसाधन आप लोगों को समझ में आ गया। इसकी मैं डिटेल से परिभाषा भी लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आप लोग वीडियो को रोके और इसका ये नोट कर लीजिए, संसाधन की परिभाषा। आज संसाधन की परिभाषा लिखवाकर आज की वीडियो में मैं संसाधन का वर्गीकरण के बारे में समझा दूंगा। उसके बाद जब भी अगली क्लास आएगी तो उसके डिटेल से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ये संसाधन तो आप लोगों को समझ में आ गया कि संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। अब कुछ के आधार पर, यानी जैसे उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, ऐसे करके आप लोगों का संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। तो ये देखिए संसाधन को हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, आज ये समझा देंगे हम आप लोगों को, ठीक है। तो संसाधन को यहाँ पे हमारा ये संसाधन जो है वो 4 आधारों पे बांटा गया है, ठीक है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है हमारा समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। जो तीसरा है वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसके नीचे ही आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है हमारा अंतिम जो है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप संसाधन का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो संसाधन का वर्गीकरण हमारे 4 आधारों पे किया गया। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन, वो तो समझ में आ गया। अब संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, अब इसमें से ये देखिएगा एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैसे जल कौन सा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन। हाँ, उसके बाद अगर इस आधारों पे, हम जिस आधारों पे बांट रहे हैं उस आधारों पे अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो मैं डिटेल से बता दूंगा, वो ऑप्शन में रहेगा तो कैसे टिक मारना है। लेकिन ऐसे सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन में रहेगा तो प्राकृतिक संसाधन। जल कौन सा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन। वन कौन सा संसाधन है, यानी जंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन ये कलम क्या है, तो हमारा हो जाएगा मानवीय संसाधन। तो ये तो समझ में आ गया। अब संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया। आज मैं इसको समझा दूंगा, उसके बाद इसका डिटेल से पूरा लिखवाऊंगा एक बार। ये आप लोग संसाधन के, आज मैंने आप लोग लिखिएगा संसाधन का जो परिभाषा मैंने लिखवाया वो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वर्गीकरण वगैरह सारा चीज, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उस सबका डिफिनेशन के साथ मैं लिखवा दूंगा। आज मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और ये चौथा है, इसी के नीचे लिखिएगा, नहीं हटा है तो हम लिखे यहाँ पे लिख दे, विकास के स्तर के आधार पर। तो देखिए जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होता है वो हमारा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है जैव संसाधन, जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। क्या होता है, अजैव संसाधन। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन, ठीक है। और ये है जो हमारा समाप्यता के आधार पर, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक नवीकरणीय, नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय।
अब देखिए इसको सारे को डिटेल से मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा कि नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा और नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा सबका डिटेल से, लेकिन ये फिगर के साथ जब ये लिख लीजिएगा तो आपको ऊपर से एक बार कभी भी ये लिख लीजिएगा, तो आप कभी भी ऊपर से आएंगे ऐसे पलट के देखेंगे कि ये उत्पत्ति के आधार पर ये दो, तो ये देखते देखते उसका डिफिनेशन याद हो जाता है। तो इस तरीके से अगर लिखा रहेगा तो ये संसाधन पता चल जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने, समाप्यता के आधार पर कितने, स्वामित्व के आधार पर कितने, ऐसे ये प्रकार पता चल जाता है। इसलिए मैं इस तरीके से एक बार लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर से डिटेलिंग में आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो समाप्यता के आधार पर दो संसाधन हो गए, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए ये जो स्वामित्व के आधार पर है वो हमारा होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। स्वामित्व के जो आधार पर वो होता है हमारा संसाधन 4 प्रकार का। पहला जो होता है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। क्या होता है हमारा? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है हमारा सामुदायिक संसाधन। सबके बारे में अच्छा से डिटेलिंग से मैं बताऊंगा एक बार, लेकिन सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा जो होता है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये देखिए तो स्वामित्व के आधार पर ये कितने प्रकार के होगा? 4 प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए विकास के स्तर के आधार पर जो होता है वो है हमारा विकास के स्तर के आधार पर भी कितने प्रकार के हो जाते हैं हमारा? 4 प्रकार के। ठीक है, ये देखिए जो विकास के स्तर पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला है संभावी या संभाव्य बोलते हैं इसको, संभावी संसाधन या संभाव्य बोलते हैं, संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। ये दूसरा होता है जो हमारा विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा होता है हमारा जो यहाँ पे होता है भंडार संसाधन, भंडार संसाधन। ये होता है हमारा चौथा जो होता है वो संचित कोष, संचित कोष संसाधन। तो ये देखिए फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि संसाधन का जो वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया, यानी उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को डिटेलिंग से बताऊंगा कि उत्पत्ति क्या होता है, समाप्यता क्या होता है, स्वामित्व क्या होता है, जैव संसाधन की परिभाषा क्या होती है और जैव संसाधन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सारा चीज मैं डिटेलिंग से लिख पाऊंगा। लेकिन एक ढांचा मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, तो ये यहाँ पे समझते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर कितने? 2 हो जाएंगे, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय संसाधन। फिर है तीसरा, ये यहाँ पे लिख देते हैं, एक ये दूसरा है, हमारा तीसरा है, ये है हमारा चौथा। ठीक है, तो तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार की। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये जो है हमारा चौथा यानी विकास के स्तर के आधार पर, तो विकास के स्तर पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है संभावी या संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, चौथा है संचित कोष संसाधन। तो आज मैंने बताया आप लोगों को संसाधन की परिभाषा क्या होती है और संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है उन सारे का डिटेल मैंने यहाँ पे लिखवाया है। उसके बाद जब भी आपके सामाजिक विज्ञान का क्लास आएगा तो इस चैप्टर का ये सारा संसाधन के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस संसाधन से सिर्फ आपके 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो काफी अच्छे से डिटेल से इसको हम लिखवाएंगे यहाँ पे। ठीक है आप लोगों को। तो अगली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। अगर समझ में ना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।